पे, ठीक है। दूसरा, अब ये कह रहे हैं हैविंग सोल्ड योर शेयर्स इन म्यूरे कंपनी यू हैव बीन असाइंड एज ऑडिट मैनेजर एंड यू हैव स्टार्टेड प्लानिंग द ऑडिट, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, हैविंग सोल्ड योर शेयर्स इन म्यूरे कंपनी, ठीक है भाई। इसका मतलब हम कुछ शेयर्स होल्ड करते थे कंपनी के, है ना, यही मतलब हुआ भाई, कंपनी के शेयर्स होल्ड करते थे आप, यस सर। ठीक है। तो आपने वो शेयर्स बेच दिए, यू हैव बीन असाइंड एज एन ऑडिट मैनेजर एंड यू आर स्टार्टेड प्लानिंग द ऑडिट, और फिर हमें ऑडिट मैनेजर बना दिया और अब हमने ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ऑल्दो यू वर एम्प्लॉय, तो पहले आप कभी कंपनी के एम्प्लॉय रहे हुए हो, दिस वाज मैनी इयर्स अगो एंड यू डिड नॉट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स ओके। अगर हम एम्प्लॉय रहे भी हैं हमारे क्लाइंट के, ठीक है, एक सेकेंड ना होल्ड करना। अरे सॉरी, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। नाउ व्हाट वाज आई सेइंग, आई वाज सेइंग कि भाई ठीक है कि मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय रहा हूं वंस, लेकिन आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर मैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं इफ आई एम नॉट आई वाज नॉट इन्वॉल्व, तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं अब इनकी, यस और नो, क्या ऑडिट कर सकते हैं? यस सर। यस सर। सबको पता है क्योंकि मैं एम्प्लॉय रहा हूँ, दैट्स फाइन, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज रही है कि एम्प्लॉय रहने के साथ साथ अगर मैं इन्वॉल्व होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, तो एक अलग तरह की डिस्क्वालिफिकेशन थी वहां पर। अभी मैं इन्वॉल्व नहीं हूं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ये अलग तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। इससे कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मेरी इंडिपेंडेंसी पे नहीं आएगा, देखिए इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और अगर मैं नहीं था इन्वॉल्व फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, तो मुझे यहाँ पर जो है मेरी इंडिपेंडेंसी पे इतना मेजर क्वेश्चन यहाँ पे पुट नहीं हो रहा, ठीक है। यू हैव हेल्ड द मीटिंग विद द क्लाइंट एंड हैव ascertained the following: Murray company manufactures sports equipment. Most items of equipment such as tennis racket, hockey sticks and balls take less than 1 day to manufacture, ठीक है। तो ये कोई स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट बनाते हैं और एक दिन लगता है बनने में, ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। म्यूरे कंपनी लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट इज एर्गोमीटर, एक एर्गोमीटर करके कोई ये प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू, वो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है इनका। टेक्स अप द 1 week टू मैन्युफैक्चर, लेकिन इसे बनने में समय ज्यादा लगता है। म्यूरे कंपनी रिफर्बिश्ड एन असेंबली लाइन फॉर द एर्गोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर, और इन्होंने असेंबली लाइन को रिफर्बिश किया है। मतलब असेंबली लाइन समझते हो क्या होता है, सुना है वर्ड असेंबली लाइन कभी आपने, जल्दी बताइए। नो। असेंबली लाइन नहीं सुना कभी भी? असेंबली लाइन मींस जहां पर किसी फैक्ट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। कार आपने देखी है ना, देखिए कार देखिए सबने, अरे हाँ यस यार। सर। तो कार में क्या होता है, अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका इंजन अलग होता है, उसकी बॉडी अलग होती है, उसके टायर अलग होते हैं। तो जब वो फैक्ट्री के अंदर बनती है, तो एक असेंबली लाइन होती है, ठीक है। उसमें सबसे पहले उस असेंबली लाइन में आपका जैसे कार का स्ट्रक्चर बना दिया, फिर उसमें इंजन सेटअप करेंगे, फिर उसमें सीटें लगाएंगे, फिर उसमें टायर्स बनाएंगे, फिर उसमें पेंट होगा। तो इसे असेंबली लाइन कहते हैं ना, जहां पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर प्रोसीजर एक एक काम होता रहता है। आगे समझ में क्लियर है, यस और नो? यस सर। तो इनका जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट था, उसको बनाने के लिए जो असेंबली लाइन थी उन्होंने रिफर्बिश किया, मतलब उसको वापस से बनाया, उन्होंने पूरा रीडिजाइन किया है। अब उसका फायदा क्या हुआ है, ठीक है। फॉर द ergometers during the year, Murray company used a third party warehouse provided to store the manufactured ergometer approximately 1/4 of the equipment। और ये थर्ड पार्टी मतलब इनके पास खुद का वेयर हाउस नहीं है, खुद का गोडाउन नहीं है, ये किसी तीसरे व्यक्ति का गोडाउन यूज करते हैं, वहां पर ये लोग अपनी स्टॉक रखते हैं। हिस्टोरिकली म्यूरे कंपनी हैज ओनली सोल्ड टू रिटेलर्स। अच्छा, पहले ये लोग सीधा रिटेलर्स को बेच देते, लेकिन अब ये
डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं वाया न्यू वेबसाइट, द वेबसाइट इज डायरेक्टली लिंक टू द फाइनेंस सिस्टम। अब एक वेबसाइट है, ऑनलाइन हो गया, अभी सीधा कंज्यूमर को बेच रहे हैं और इनकी वेबसाइट सीधी फाइनेंस सिस्टम से लिंक हुई हुई है, जो कि सेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करती है। वेबसाइट कस्टमर्स पे ऑन ऑर्डरिंग, और ऑर्डर करते हैं जब उनके कस्टमर्स पे कर देते हैं उस टाइम पे वेबसाइट का डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज किया गया है। ये सही किया है क्या? वेबसाइट की डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? क्या होगा ये? इट शुड बी कैपिटलाइज। आपने अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट डेवलप कराई, तो ये वेबसाइट कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, सही बात है। दिस इनिशिएटिव वाज इम्प्लीमेंटेड टू रिस्पॉन्ड द मार्केट डिमांड एज रिटेलर सेल्स हैव फॉलन ड्रामेटिकली इन द लास्ट 2 years. Some of Murray's company retail customers are struggling to pay their outstanding balance. ठीक है, कुछ लोग म्यूरे कंपनी के स्ट्रगल कर रहे हैं अपना बकाया आउटस्टैंडिंग बैलेंस रीपे करने में। Several of the sales team was made redundant last month as a result of the falling retailer sales. अब सेल्स टीम आपकी जो है वो क्या हो चुकी है? वो रिडंडेंट हो चुकी है, उनके पास काम नहीं है, वो किसको बेचेंगे? अब तो लोग वेबसाइट पे आके खुद ही खरीद लेते हैं। Amazon वाले तो आपको फोन नहीं करते ना कि सामान खरीद लो हमसे, करते हैं क्या? तो उनको सेल्स की टीम की जरूरत नहीं है, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन जो बेसिकली है वो उनका पूरा एडवर्टीजमेंट और ऐसे ये सब चीजें चलती। तो अब ये कह रहे हैं कि सेल्स टीम रिडंडेंट हो गई, उनके पास काम नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग, रिटेल पे अब सामान कब बिकता है? अब ऑनलाइन बिकने लग गया है। म्यूरे कंपनी प्लान कर रही है कि वो अगले साल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। आगे भी इंफॉर्मेशन समझ में आई? पहले केस समझ में आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इसके अंदर, वो सब चीजें आई? ये सुनो। यस सर। ठीक है, now what they want from us, using the information provided, describe 6 audit risks and explain the auditor response to each risk in planning the audit of the Murray company. हमने बोला कि आपको 6 ऑडिट रिस्क बताने हैं इसमें, और ऑडिटर किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा ये आपको बताना है। देखो ये कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो खुद से। ऊपर अपने पढ़े ना ऑडिट रिस्क क्या क्या थे। अच्छा, इसमें मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ, मैं आपको ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो मुझे बताएगा इसमें पहला ऑडिट रिस्क क्या आइडेंटिफाई हुआ था? तो बता सकता है पहला क्या ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है? जल्दी बताओ। नहीं, ऑडिट रिस्क नहीं समझ में आया आप लोगों को? क्या ऑडिट रिस्क है भाई? इसमें हमको 6 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं इसके अंदर। जल्दी बताओ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, क्या हो गया? समझ में आया आपको? ऊपर का केस समझ में आ गया? ये बताओ सबसे पहले तो, केस समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ या ना? तो यस सर, जवाब थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया। चलो मैं एक काम करता हूँ, हम क्वेश्चंस ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करेंगे, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ। ये केस पूरा दिख रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? मैं भी सामने ही बैठा हूँ आपके। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हमें सबसे पहली जो चीज इसके अंदर करनी है, इट इज मोर लाइक अ केस स्टडी। जैसे आपने 12th में अगर बिजनेस पढ़ी होगी तो वैसा है। तो आपको इसमें 6 ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। सो डू वन थिंग, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, और 5 मिनट के बाद मैं किसी भी बच्चे से उठा के पूछूंगा, तो आपको एक कोई जो है वो आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, 5 मिनट सफिशिएंट है केस समझने के लिए, पढ़ने के लिए? हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, दिख रहा है पूरा केस आपको? ठीक है, एक दो चीजें तो मैंने भी आपके लिए रिकॉग्नाइज करी है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिट करने में रिस्क क्या है यहाँ पर, ऑडिट रिस्क है क्या इसमें। ठीक है, वो आप करो, जब तक मैं भी एक छोटा सा मेरा काम कर लेता हूँ। 5 मिनट है अभी हुए, 8:30 में 8:35 पे आपसे पूछूंगा। ठीक है,
चलो ध्यान दो, फटाफट पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। चलो भाई, किसी को आया कुछ समझ में यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, इस केस को पढ़ना है और आपको कुछ ऑडिट रिस्क इसमें आइडेंटिफाई करना है, बस इतना सा ही काम करना है अभी तो। रिस्पॉन्सेज नहीं बताने की क्या होगा, मुझे बस आपको ये बताना है कि जो ये हमने पढ़ा, ये केस जो हमने पढ़ा है, इस कंपनी की ऑडिट करने में रिस्क क्या क्या, ऑडिट रिस्क क्या क्या अराइज हो रहा है। अच्छा, ऑडिट रिस्क का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? क्या होता है ऑडिट रिस्क? व्हाट इज ऑडिट रिस्क? किसको कहते हैं ऑडिट रिस्क? ये कौन बताएगा? जब ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है या इनअप्रोप्रिएट देने की चांसेस को, है ना? तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के चांसेस चांसेस को। व्हेन देयर इज अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। जब मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और आप तब अगर एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देते हो तो इसको ऑडिटर्स कहते हैं। ये क्लियर है? सबको समझ में आती है बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो चांसेस ऑफ इनअप्रोप्रिएट गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, इस बात के कितने चांसेस हैं, इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि मैं एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दूं व्हेन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अभी आप केस देखो, इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, वो हमको देखना है। ठीक है, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म पढ़ा था, है ना? प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म वो क्या कहता है कि भाई आपको अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो कि आपको इंडिकेट करे कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं, कोई फ्रॉड हो सकता है, तो आपका आपके अंदर ये स्केप्टिज्म होना चाहिए, आपको डाउट आना चाहिए, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, आपको उस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उस पे ऑडिट इम्प्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म था, ये भी याद आया प्रोफेशनल स्केप्टिज्म? यस सर।
ठीक है, तो अब ऐसे जब इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन ये है कि भाई हम पहली बार ही ऑडिट कर रहे हैं इसकी, फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं इसकी, यस और नो? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो जब आप किसी की फर्स्ट टाइम ऑडिट करते हो, ठीक है, तो ऑडिटर्स क्या होता है, ऑडिटर्स ये होता है कि भाई आपके पास इनके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं होती है। भाई किसी के पास फर्स्ट टाइम ऑडिट करोगे तो इंफॉर्मेशन सारी थोड़ी ना होगी। हाँ मतलब साहब, अरे पहुंच गए ना वो लोग, निकल तो गए, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे, मैं एक्टिवा पे हूँ ना, ठीक है ना, वो लोग कार में हैं। ठीक है, और फर्म विम्बल एंड कंपनी रिसेंटली तो फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक ऑडिटर्स है। ठीक है, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि भाई ये इसका, इसमें दो चीजें पूछी गई है। पहली चीज इसके अंदर ये पूछी गई है कि ऑडिट रिस्क है क्या क्या इसके अंदर ना, दूसरी चीज बताई गई है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे उसको। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे दैट विल बी योर होमवर्क, वो आप थोड़ा सा घर पे मेहनत करोगे, ऊपर पढ़ोगे ना, तब आप मुझे रिस्पॉन्स बताना है कि भाई कैसे हम सर रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑडिट रिस्क ये कि भाई आप खुद भी कंपनी के अंदर इनके कभी ना कभी इंप्लॉय रहे हो, यस और नो? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, यस तो सर। आप भी कहीं ना कहीं इनके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं, ये भी एक ऑडिट रिस्क हो सकता है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट रिस्क हो गया, वो बात हो गई। ठीक है, हालांकि आप नहीं थे कभी इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वॉल्व, बट फिर भी आप इनकी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई हम जो है, हमने क्या किया है, हम एक थर्ड पार्टी वेयर हाउस में, हम, हमारे पास खुद का गोडाउन नहीं है, हमारे पास जो है वो थर्ड पार्टी गोडाउन है, हम किसी तीसरे पर्सन के पास हमारा जो है वो स्टॉक रहता है। यस और नो? इसका मतलब इनका स्टॉक इनके पास नहीं रहता, आया ना? Yes, sir. यस सर। स्टॉक इनका इनके पास नहीं रहता, थर्ड पार्टी वेयर हाउस है। तो क्योंकि थर्ड पार्टी वेयर हाउस है तो फिर वहां पे रिस्क हो सकता है कि भाई वहां पे गुड्स जो है वो गायब हो सकते हैं, उसमें कोई चोरी हो सकती है, ये सब चीजें आ गई। आया समझ में, यस और नो? यस सर। ये Yes, चीज, sir. ये, और इसके अलावा, अब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई देखो, इनको एक प्रोडक्ट बनाने में बहुत एक हफ्ता लग जाता है, तो एक हफ्ता कोई प्रोडक्ट जैसे अभी आपने स्टार्ट किया बनाना, पूरा नहीं किया उसको कंप्लीट, तो उसको क्या बोलते हैं? वो इन्वेंट्री जो स्टार्ट तो हो गई है बननी लेकिन कंप्लीट नहीं, उसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उस इन्वेंट्री को? बताइए किसी को यहाँ पे। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स की जो वैल्यूएशन है वो अलग अलग तरीके से होती है, कैसे होती है? अलग अलग तरीके से होती है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन अलग होगा, Yes, sir. फिनिश गुड्स का। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इनके पास जो इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री में बहुत सारा गुड्स जो है वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, क्योंकि इनको फिनिश गुड्स बनाने में टाइम लगता है। तो आपको इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई इन लोगों ने जो है वो वैल्यूएशन जो है वो स्टॉक का सही से किया होगा या नहीं किया होगा, ये एक ऑडिट रिस्क है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि भाई रिटेलर्स को अभी तक, पहले तो हम लोग रिटेलर्स को ही देते थे, लेकिन अब हमने जो है वो फाइनेंस सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम बना लिया ऑनलाइन जिसमें डायरेक्टली लोग खरीद लेते हैं, रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब सब चीजें जो है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई यहाँ पे, यस और नो? टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है नहीं हो यस रहा? सर। तो इसका मतलब Yes, sir. जितनी भी सेल्स रिकॉर्ड होती है इनकी, वो सारी की सारी अब ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो सिस्टम ये लोग फॉलो कर रहे हैं वो सही से डेवलप हुआ है, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई सेल्स रिकॉर्ड ही ना हो। ये सब चीजें हो सकती हैं भाई, एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम के अंदर गलतियां भी हो सकती हैं, माइट भी वो सिस्टम टेक्निकली सही से अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आपको चेक करना पड़ेगा वो भी, यस और नो? Yes, sir. है ना, ये भी दिक्कत है इनके साथ। तो और इसके अलावा ये कहते हैं कि भाई अब हमारी सेल्स टीम रिडंडेंट हो चुकी है, तो वो नौकरी छोड़ के चल जाएंगे, आप, आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा उनको, ज्यादा रखोगे थोड़ी ना उनको, भाई जो लोग, अब आपकी सेल्स टीम रिडंडेंट हो गई है तो नौकरी से जब हम लोगों को निकालते हैं तो उनको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो उस कंपनसेशन के लिए इनके पास पैसा है, क्या इन्होंने प्रोविजन बनाया है या नहीं है, ये सब चीजें, लॉसेस को लेकर के इन्होंने प्रोविजन बनाया नहीं बनाया। और एक लास्ट में इन्होंने लास्ट लाइन लिखी है, म्यूरे कंपनी इज प्लानिंग टू लिस्ट ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज। तो जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है ना,
तो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे करके रखने पड़ते हैं, यस और नो, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना कोई आसान बात नहीं होती है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, प्रॉफिट्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने की कोशिश कर रही होगी, तो वो कोशिश करेगी नहीं करेगी कि भाई मेरे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से जो है वो एक विंडो ड्रेसिंग हम करके रखें, सजा के करके रखें। हो सकता है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये सभी दी प्रोफेशनल कैपिटलिज्म, आपका जो कहानी आपने पढ़ी है, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी जहां पे आपका प्रोफेशनल कैपिटलिज्म आना चाहिए, जहां पे आप डाउट करोगे कि अच्छा यार ये अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो मुझे जो है वो मुझे देखना पड़ेगा। ये आ गई बात समझ। आया समझ में? दीज आर दी सर्टेन ऑडिटर्स, ये से मैंने सर्टेन एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया। आया समझ में? क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है Yes, ना? sir. तो ये मैंने सिर्फ ऑडिटर्स बताए। जो होमवर्क इसके आप देखें कि भाई इसके रिस्पॉन्सेज हम लोग क्या डेवलप करेंगे। ऐसा है कि जब आप पढ़ोगे, ये बुक आपके पास अगर होगी तो ये है बुक आपके पास, ये सुनो, Yes, sir. है ना? तो इवन इनके आंसर्स भी पीछे दे रखे हैं, आप एक बार पढ़िए इनको और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है? आया समझ में? क्लियरली क्वेश्चन सिंपल ही था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो था नहीं क्वेश्चन में। एक बार पढ़, मोर लाइक जैसे आप 12th में केस स्टडीज बिजनेस की करते थे उसी तरीके से हैं ये सब चीजें भी। थोड़ा सा अलग तरीके से हमको माइंड जो है वो काम में लेना पड़ता है, बस फर्क इतना सा है। क्लियरली समझ में आई ये चीज, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इसको आज अपन यही खत्म कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे को कहीं जाना है, तो कल सैटरडे को हम लोग क्लास रख रहे हैं। थोड़ा सैटरडे को जल्दी रख लें क्लास, कल 7 बजे चलेगी? Yes, sir. यस सर, कल 7 बजे। तो वो जो मैं आज होमवर्क दे रहा हूँ वो करना एक बार ना, कोशिश करना कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, फिर उसको फिर फर्दर हम देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर आज की क्लास में पे खत्म करते हैं। तो कुछ कहना है? इवनिंग, हाँ इवनिंग 7 ही, कल शाम को 7 बजे रख लेते हैं एक बार। ठीक है, ताकि टाइम भी फ्री हो जाए। Okay. चलिए बाय, गुड नाइट। हाँ बस निकल गया, आ रहा हूँ।